नमस्कार, जस सिटी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और लेकर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। एक बेहद ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट की आज बात हम करने वाले हैं, उसे संदर्भ में रखते हुए दर्शकों से एक बात कहना चाहेंगे कि बड़ा स्वाभाविक सा है भारत में भी जब परिस्थितियां बेहद उलट होती हैं, स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ के लोग अक्सर क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि इससे अच्छा तो देश छोड़कर चले जाएं, फॉरेन कंट्री चले जाएं, वहाँ पर आराम से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन क्या हो जब वहाँ पर भी परिस्थितियाँ एकदम उलट हो जाएं, जो वहाँ पर ही उनकी जान जो है वो बनाए, वहाँ पर उनकी जो स्थिति है वो गड़बड़ा जाए। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स, लगातार आती खबरें, ये सब चिंताजनक विषय बने हुए हैं। दुनिया के कई देशों में भारतीयों की उपस्थिति है और आज के हम जब समय को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशों में स्थिति जो है वो भारतीयों के लिए भी अब ठीक नहीं है। अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं, ब्रिटेन की बात करें, वहां के लिसेस्टर शहर को आपने हाल ही में देखा कि जिस तरीके से एक योजनाबद्ध रूप में मंदिरों को टारगेट किया गया था, वहां के लोगों को टारगेट किया गया था, उसे तो हम कतई अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कनाडा, वहां पर रह रहे भारतीयों पर हमले की खबरें सामने आई जो डराती हैं। अब माटी से दूर नौकरी या पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीयों की सुरक्षा भी चिंता का सबब बन चुकी है। एक बेहद ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट सामने आया, चर्चाओं का विषय बना हुआ था तभी से जब उनको किडनैप किया गया था। पंजाब मूल का एक परिवार, बेसिकली होशियारपुर से, जो कैलिफोर्निया में बसा हुआ था और 3 दिन पहले वो गायब हुआ था और अब अचानक चारों सदस्यों का शव बरामद किया गया है। इस घटना से पंजाब तो बेचैन है ही, देश भर में इस घटना से सनसनी फैल गई। 3 अक्टूबर को भारतीय मूल के एक परिवार की किडनैपिंग की गई थी। परिवार के चारों सदस्यों के शव बरामद किए गए और इस मामले में कैलिफोर्निया पुलिस ने एक 48 वर्षीय शख्स को अपनी हिरासत में लिया। उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार का अमेरिका में अपना एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस था और मृतकों में एक 8 महीने की बच्ची आरोही, उसकी मां जसलीन, उसके पिता जसदीप और उस छोटी बच्ची के अंकल अमनदीप शामिल हैं। यानी कि ये चारों। घटना के बाद होशियारपुर के गांव में शोक का माहौल है। हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन शरीफ विभाग को उम्मीद है कि जिला अटॉर्नी का ऑफिस मौत की सजा की मांग करेगा। और ये एकदम अजीब है, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, किस लिए ये अभी तक पता नहीं, इसकी जानकारी नहीं आई। जसदीप के माता पिता डॉक्टर रणधीर सिंह और कृपाल कौर पंजाब के होशियारपुर के हरसीपिंड गांव के रहने वाले हैं। परिवार 16 साल पहले अमेरिका आया था और यहीं पर बस गया था और परिवार ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता था। ठीक है, आज ही के दिन एक और घटना सामने आती है। जब इन सिख परिवार की हत्या के बारे में पता चलता है तो देर शाम एक और खबर सामने आती है। अमेरिका के ही इंडियाना में भारतीय मूल का एक छात्र, उसकी हत्या का मामला आया। इंडियाना में कोरियाई युवक के साथ एक कमरे में रहने वाले 20 वर्षीय भारतीय युवक की हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हत्या के बाद युवक के रूम मेट को हिरासत में लिया गया था। वरुण जो है वो एक यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस विषय की पढ़ाई कर रहा था और पोस्टमार्टम की जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट्स आई उसमें वरुण की मौत कई घातक चोटों के कारण हुई है और उसकी हत्या किए जाने की आशंका है। विदेशों में भारतीयों के खिलाफ बढ़ते नस्लवाद और घृणा अपराध के एक और मामले में वर्जीनिया के ही हेनरिको काउंटी, ये भी आज ही का मामला है। हेनरिको काउंटी में एक रेस्टोरेंट में अश्लील और नस्लवादी तस्वीरों के साथ तोड़फोड़ की गई। क्यों की गई इसके बारे में भी पता नहीं, क्योंकि जिस भारतीय मूल के उस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई और वहां पर स्प्रे किया गया, कुछ नस्लवादी कोटेशंस को वहां पर लिखा गया, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। क्योंकि वहां पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का कहना है कि हमें काफी समय हो गया है यहां पर, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और अचानक अब हमारे साथ ये हुआ है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है।
चोरी सफल के स्वामित्व और संचालन वाले इंडिया के एक राजा रेस्टोरेंट की दीवारों पर एशियाई अमेरिकों को लक्षित करने वाले अपमानजनक शब्दों और कुछ वाक्यांशों के साथ स्प्रे पेंट किया गया था। और फिर सफल ने बताया, जो इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे, कि 27 वर्षों से ये घर रहा है और किसी ने भी उनके प्रति जो है इस तरीके का गुस्सा या फिर नफरत कभी प्रदर्शित नहीं की। ये तो आज की घटनाएं हो गई, लेकिन इसी साल की कुछ और भी ऐसी घटनाएं हैं। आई एम वेरी श्योर कि वो आपके संज्ञान में होंगी। जैसे कि बेहद शुरुआत में इस साल के अमेरिकी कनाडा सीमा पर एक भारतीय परिवार के 4 सदस्यों के भी शव बरामद हुए थे और उनकी जो मौत है वो ठंड से जमने के कारण हो गई थी। परिवार के सभी सदस्यों को उस वक्त गाड़ी में सीमा पर ले जाया गया था और ये मामला जो था वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ था, यानी कि मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था। फिर आते हैं अगस्त में भारतीय मूल की महिलाओं के साथ अमेरिका में नस्लीय हमले का शर्मनाक मामला सामने आया था। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, वो भी आपके संज्ञान में जरूर आया होगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते ही आरोपी अमेरिकी मैक्सिकन महिला को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी ने भारतीय मूल की महिलाओं के साथ केवल बदसलूकी नहीं की थी, बल्कि मारपीट करने के साथ शूट करने तक की धमकी दी थी, देश छोड़ने तक की बात कही थी। एक और घटना की बात करें तो अमेरिका के इंडियाना प्रांत में फेडेक्स कंपनी के परिसर में गोलीबारी की घटना में सिख समुदाय के 4 व्यक्तियों की भी जान चली गई थी और इसके अलावा 3 अन्य लोग भी मारे गए थे और 5 लोग घायल हो गए थे। बंदूकधारी हमलावर की पहचान इंडियाना के 19 वर्षीय ब्रेंडन स्कॉट होल के रूप में की गई, जिसने इंडियानापोलिस में स्थित फेडेक्स कंपनी के परिसर में गोलीबारी करने के बाद कथित तौर पर खुद को भी गोली मार ली। साल 2019 में एक भारतीय मूल के तुषार अत्रे का अपहरण किया गया और बाद में उसका शव उसकी गर्लफ्रेंड की कार में मिला। 2007 से 2009 के बीच कम से कम 8 छात्रों और पेशेवरों की हत्या की गई। इनमें एक नाम आर सुधीर कुमार का भी है, जो एटलांटा सिटी में रहता था। कुल मिलाकर इतना जरूर है कि भारतीय मूल के लोग विदेशों में भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि वो तो यही सोचकर जाते हैं कि परिस्थितियां यहां पर उलट है तो क्यों ना वहां पर सेफली रहा जाए। लेकिन क्या इन घटनाओं को देखकर आप या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर भी ये लोग सुरक्षित हैं? शायद नहीं। भारतीय मूल के लोग कनाडा, अमेरिका, यूके जैसे बड़े देशों में आज शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपना एक रुतबा हासिल कर चुके हैं और ये किसी से छिपा नहीं है। वो एक प्रभावशाली रूप से अपनी परिस्थितियां वहां पर दर्ज करवा रहे हैं। क्या ये कहना सही है? ये मेरे हमारे दर्शकों से सवाल है कि क्या ये कहना सही है कि उस देश के स्थानीय लोगों में ये डर पैदा किया जा रहा है कि बाहरी लोग उनके राइट्स पर कब्जा कर रहे हैं, उनके अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं? क्या ये कहना सही होगा? यदि आप इससे सहमत हैं, इस प्रोग्राम को यदि आप देख रहे हैं, तो कॉल कर हमारे साथ जुड़िएगा और इस पर अपना जो एक तर्क है, अपना जो एक मत है, अपना जो पर्सपेक्टिव है, वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वी वॉन्ट टू लिसन यू, वी वॉन्ट टू लिसन योर ओपिनियन। इसके अलावा भारतीय विरोधी ताकतें भी, हम इसकी बात भी करें तो भारतीय मूल के लोगों पर हिंसा को बढ़ावा देने का काम लगातार करती हैं, हम इसे भी डिनाई नहीं करते। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, भारतीय विरोधी ताकतें भी भारतीय मूल के लोगों पर हिंसा को बढ़ावा देने का काम अक्सर करती हैं। खासकर कनाडा में खालिस्तान का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा है और अब तो वहां का रेफरेंडम जो एक जनमत संग्रह करवाया गया वो भी काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक सवाल का जिक्र तो हमने कर लिया, कुछ और भी ऐसे सवाल हैं, आइए वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर छोड़ते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो हम इन बिटवीन द प्रोग्राम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इन बिटवीन द प्रोग्राम आप हमारे साथ जुड़िएगा और तमाम इन घटनाओं पर अपना एक पर्सपेक्टिव, सीधे विचार, एक सीधी जो बात है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बेबाक होकर अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझा कीजिएगा। विदेशों में भारतीय मूल के लोगों पर ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं? एक सीधा सपाट सा स्ट्रेट सवाल आपके लिए। सवाल ये, कभी नस्लवाद तो कभी हेट स्पीच, लेकिन अभी आज की जो घटनाएं हैं उसमें तो इस तरीके की कोई मामला सामने नजर नहीं आता है, क्योंकि सीधे तौर पर दोनों जो आरोपी और जो पीड़ित परिवार, उनके बीच में किसी तरीके का कोई संबंध नहीं। तो फिर ये हत्या क्यों हुई? क्या वजह रही होगी? इसे हम एक इंसैनिटी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या यह सिर्फ नस्लीय भेदभाव का नतीजा है या बात कुछ और ही है? विदेशों में क्यों बढ़ रही है भारतीय विरोधी मानसिकता?
ये कुछ सवाल, लेकिन मेरे ख्याल से सबका एक मूल जवाब होगा और हम वो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। कॉल कीजिएगा और अपने जो ओपिनियन है, अपना जो एक पर्सपेक्टिव है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। कॉल करें, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट टॉक में तुरंत लौटेंगे अपने गेस्ट के साथ भी और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन तमाम सवालों पर उनका पर्सपेक्टिव जानने की भी कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। कैसे सुनिश्चित हो विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आर इंडियंस अ सॉफ्ट टारगेट? अमेरिका के कैलिफोर्निया और आज ही की तमाम ये जो बड़ी घटनाएं सामने आई है, जिक्र उनको सेंटर में रखते हुए आज पूरी परिस्थिति को हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। लेकिन जब अमेरिका के कैलिफोर्निया की बात करते हैं और उस बच्चे की बात करते हैं, जो इस 20 वर्षीय बच्चे को इंडियाना में मारा गया है, दिस वॉज बियॉन्ड सेंसलेस। और जब अमेरिका के कैलिफोर्निया वाली घटना की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्रेजी इन द हेड, एम्प्टी सोल हेडेड, व्हाई डिडंट ही जस्ट रॉब देम? ये क्या था? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि वहां पर भी ह्यूमन राइट्स आखिर कहां हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नस्लवाद एक बड़ी समस्या है और उसके चलते ही भारतीय मूल के लोगों पर आए दिन हमले होते हैं। पूर्व में ये संगठन, स्थानीय नस्लवादी संगठन, रंग भेद के कारण श्वेत एशियाई लोगों पर हमले किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्लामी खालिस्तानी तत्वों ने भी ऐसे संगठन बनाए जिनका काम केवल और केवल विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर हमले करना भर रह गया है। शायद गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज इस विषय पर हमसे स्ट्रेट टॉक करने के लिए फॉरेन इश्यूज के एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोने जी आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक परिवार के 4 सदस्यों की किडनैपिंग होती है और फिर 3 दिन बाद उनके शवों को खेतों से पाया जाता है। और उसी दिन एक और खबर, इंडियाना, जहां भारतीय मूल के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। ऐसा लगता है कि वहां पर लगातार भारतीय जो हैं वो कहीं ना कहीं निशाने पर हैं। यहां पर प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोने जी आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पूरी परिस्थिति को हम उनके माध्यम से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी, जब इन तमाम घटनाओं को हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर लगातार भारतीय जो हैं वो निशाने पर हैं। एक अहम सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आर इंडियंस अ सॉफ्ट टारगेट? हालिया इन दुखद घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए कीजिए, जो दुनिया ने जब से दक्षिण पर मार्च होना है, तो जो दक्षिण पर जैसे पॉलिटिकल बढ़ावा दे रही है, जो कंजर्वेटिव पार्टीज बढ़ावा दे रही है, आप चाहे ब्रिटेन देख ले, चाहे अमेरिका देख ले, और जो भारतीय समुदाय है वो बिजनेस में अव्वल माना जाता है, भारतीय समुदाय एजुकेशन में अव्वल माना जाता है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि भारतीय समुदाय जहां पर भी जाता है वहां पर अपनी पहचान बनाता है। लेकिन इन सबके बीच यूरोप में आप पिछले समय से देख लें कि यूरोप में पहले तो भारतीय समुदाय का बहुत स्वागत किया जाता था, भारतीय समुदाय को अच्छा माना जाता था। यूरोप के कई राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष है भारतीय समुदाय की तारीफ करते थे। लेकिन अब जबकि भारतीय समुदाय, जो भारत के लोग हैं, उन्होंने बिजनेस में अपनी पहचान बनाई है, एजुकेशन में अपनी पहचान बनाई है, होटल मैनेजमेंट में भी वो आगे हैं। ऐसे में अब उनको वहां के जो लोग हैं वो टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, आप जो पॉलिटिकल सिनेरियो भले ही बदल जाए, ट्रंप के बाद जैसे बाइडेन आए तो दुनिया देख रही है कि कोई जो लिबरल पार्टी आ गई या जो उदार लोग आ गए अमेरिका में, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप की जैसी पार्टी या जो कंजर्वेटिव माहौल है वो बना हुआ है। और ऐसे में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहां के जो लोग हैं, जो भारतीयों के प्रभाव से डरे हुए हैं, वो भारत के लोगों को वहां से भगाना चाहते हैं, उनको आतंकित करना चाहते हैं, इसीलिए वहां के लोग टारगेट कर रहे हो। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से मिलकर या कि ऐसे भारत विरोधी तत्वों से मिलकर लगातार विदेशों में टारगेट कर रही है। और ये पहली बार नहीं है,
तकरीबन 3-4 दशक पहले से पाकिस्तान की ये नीति है कि जो पाकिस्तान के लोग विदेशों में बसे हैं वो भारत विरोधी माहौल को कैसे बढ़ावा दे। और आईएसआई उसमें सफल भी हुई है। आप कनाडा में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप हम्म। ब्रिटेन के दूसरे इलाकों में देख लें। तो ऐसे में जो आईएसआई की साजिशें हैं या जो भारतीयों के प्रति जो लोगों का डर है कि भारत के जो लोग हैं वो यहाँ के बिजनेस पे हावी होके उस देश पर कब्जा कर लेंगे, मोटे मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इन घटनाओं के पीछे ऐसा अंदेशा है कि यह भी हो सकता है। जी हम्म। जी। हम्म। हाँ, आपने तमाम घटनाओं के पीछे का एक रीजन क्या हो सकता है, उस पर आपने अपने बात रखी है ब्रह्मदीप जी। लेकिन अभी हाल ही की एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स की जब हम बात करते हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सिख परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पहले किडनैपिंग और 3 दिन बाद खेतों में उनके शवों को पाया जाता है। ठीक इसी दिन इंडियाना में भी एक ऐसी घटना सामने आती है जहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक भारतीय मूल के छात्र वरुण को चाकू से गोद दिया जाता है और उसके रूममेट द्वारा ऐसा किया जाता है। हालांकि जब घटनाओं को हम थोड़ा सा और बारीकी से देखें, जैसा कि वहां की मीडिया द्वारा भी ये जानकारी सामने आई कि इन घटनाओं में किसी तरीके की कोई रंजिश नहीं, एक दूसरे को अच्छे से ज्यादा जानते नहीं, यूनिवर्सिटी वाले मामले को छोड़कर यहाँ पर उन्हें मौत के घाट उतार देना, दिस वॉज बियॉन्ड सेंसलेस। जैसा हमने पहले भी कहा, यहाँ पर रेसिज्म जैसी कोई बात नहीं आई। हम इन घटनाओं को फिर किस तरीके से देखें, ये क्या संकेत देता है? देखिए गीता, सबसे पहले तो हमको जब तक ये घटना जो है इसके कारण सामने नहीं आ सकते, इसलिए हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी ओर एक बात को हमको ध्यान देना होगा कि जो अमेरिकी समाज है या जो अमेरिका है वो वहां पर विविधता है। दुनिया भर के लोग वहां पर बसे हुए हैं और वहां पर जो अपराध है, अपराध को लेकर अमेरिका के जो कई इलाके हैं बहुत कुख्यात रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अमेरिका में बच्चों का अपहरण बहुत सामान्य माना जाता है। इवन कई घटनाएं आई है जब कोई दादी माँ साथ में बच्चों को ले जा रही है और कोई खींच लेता है और उसको ले जाता है। तो जो अपहरण जैसी घटनाएं हैं जी। अमेरिकी समाज में वो आती रही है, क्योंकि वहां की जो विविधता है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, दिखता जरूर है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया हिंसक हो रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दुनिया भर की समस्याएं आती जा रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अमेरिकी समाज पर दिखने लगा है। जो अमेरिका की विविधता है वो टूटने लगी है। जैसे ब्रिटेन में आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन की विविधता भी अब टूटने लगी है। तो ऐसे में इसका जो ठोस कारण है वो पुलिस ही बता सकती है कि सही कारण क्या। लेकिन दूसरी ओर समस्या बिजनेस की है। समस्या यह है कि जो भारतीय समुदाय है अन्य देशों के बनिस्बत जो भारत के जो लोग हैं वो वहां पर न केवल बस रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव आप नासा को देख ले, आप एजुकेशनल जो हब है वहां पर देख ले। जो प्रोफेसर है वो भारत के होते हैं, स्टूडेंट भारत के होते हैं। इवन पाकिस्तान की डिस्कशन में कई बार कहा जाता है कि जो भारतीय समुदाय है उनका कितना प्रभाव है। तो देखिए भारत के समुदाय, जो भारतीय समुदाय है उसके प्रभाव से जो सबसे ज्यादा जो डरे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान है। भारतीयों के प्रभाव से डरा हुआ कहीं ना कहीं चीन भी होता है। तो ये जो देश है, और अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या टर्की भी आ गया है। जो तुर्की, अजरबैजान और जो पाकिस्तान का पूरा जो काकश है, ये लोग भारत विरोधी उभर रहे हैं। तो भारत के प्रभाव को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? भारत के प्रभाव को विदेशों में खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत के लोगों को आतंकित किया जाए, भारत के लोगों को वहां प्रभाव डालने से रोका जाए, या भारत के लोगों को वापस घर भेजा जाए। तो ऐसे की समस्या तो है। और जैसा आपने बहुत दिलचस्प बात कही है, अभी आप जो बता रहे थे कि भारत से दूर इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ पाए, दूर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सुरक्षित महसूस कर पाए। भारत से दूर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट हाँ, ये बहुत कर स्वाभाविक सा है। पाए। यदि यूरोप में भी सुरक्षा का ये संकट खड़ा होने लगा तो फिर भारतीय जाएंगे कहाँ? और इसका बड़ा भारत के, देखिए ये जो घटना हुई है होशियारपुर के जो लोग हैं, तो इसका प्रभाव भारत के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग जो है वो अमेरिका जाने का सपना देखते हैं। हमारे जो युवा है वो जाने का सपना देख रहे हैं। बहुत सारी चीज प्रकार से
घटनाएं हुई है तो हमारे युवाओं के लिए कहीं ना कहीं जो अवसर है वो समाप्त होंगे। और यदि युवाओं के लिए अवसर समाप्त होंगे तो यही वहां जो दक्षिण पंथी लोग हैं अमेरिका के या ब्रिटेन के दक्षिण पंथी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारतीय वहां पर आए ही नहीं। वैसे वहां की सरकारें जरूर भारतीय वहां पर आए क्योंकि उनको वहां पर बिजनेस लगता है, चाहे आप एजुकेशन के हिसाब से ले लें या आप टेक्निकल तौर पर ले लें। भारत के इंजीनियर्स, मेडिकल के तौर पर ले लें, भारत की जो नर्सें वो मध्य पूर्व से लेकर यूरोप के कई राष्ट्रों में। लेकिन उसके बावजूद जो वहां के लोग हैं उन लोगों जो आराम परस्ती बढ़ी है अमेरिका के लोगों में या ब्रिटेन के लोगों में, तो उस आराम परस्ती को खत्म करके वो भारतीय लोगों के कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहते, तो भारतीय लोगों को वहां से भगाना चाहते हैं। और इन हत्याओं से यह उभर कर आ रहा है कि भारतीय समुदाय को वो आतंकित करना चाहते हैं। जी हम क्या कहें फिर? मैं ये दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहूंगी जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं कि जैसा कि तमाम घटनाओं को हम समझें और उसके बाद एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें, तो फिर क्या ये कहना सही है कि विदेशों में बसे भारतीयों या फिर वहां के जो नेशनल्स हैं उनको लगता है कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, वर्चस्व इनका बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे में अधिकार जो हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं। क्या वाकई ही ऐसा है? वहां पर आप लोग रहते हैं, कैसी किस तरीके की सिचुएशन है? क्या आप वहां पर फील करते हैं तमाम ऐसी घटनाएं जब आपके आसपास होती हैं? हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कैलिफोर्निया से ही हैं और हम चाहेंगे कि वो हमसे जुड़ें और इस पर जो है वो अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर करें कि व्हाट दे फील, इन घटनाओं पर वो क्या सोच रहे हैं। ह्यूमन राइट्स आखिर वहां पर कहां है आज? तमाम चीजों को समझने की हम आपके माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मदीप जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। कैसे हो विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित? आर इंडियंस अ सॉफ्ट टारगेट? यहां पर मेरे पास एक डेटा है, छोटा सा डेटा है, जिसमें हम हेट क्राइम के सबसे ज्यादा मौखिक मामलों को देखें तो मौखिक उत्पीड़न के जो वहां पर केस हैं वो 63.7% हैं। 16.5% केस एशियाई मूल के लोगों की अनदेखी करने और 13.7% केस जो हैं वो शारीरिक हमले के हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ब्रह्मदीप जी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी जो आज इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मदीप जी, भारतीय अमेरिकी सांसद ने थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मुस्लिम, अरब, मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई और सिख समुदाय, इन लोगों पर हमले रोकने का एक जो प्रावधान था उस प्रस्ताव में वो पास किया गया था। उस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई थी और हमें लगता है कि आज एक बार फिर से इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रावधान होने के बावजूद भी निरंतर जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, स्थिति एकदम उलट है। क्या ये एक्सेप्ट हमें करना चाहिए कि 9/11 के हमले के बाद अरब, मुस्लिम, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया या फिर सिख समुदाय, इन लोगों में एक असुरक्षा का भाव आया है? ऐसे में हेट क्राइम रोकने के लिए तो टास्क फोर्स का गठन होना वहां पर जरूरी है। क्या वहां पर स्थिति ऐसी है या नहीं है, या होनी चाहिए? देखिए, जो 2001 का अमेरिका पर हमला हुआ था आतंकियों का, तो उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे मुस्लिमों के बाद वो सिख कम्युनिटी। जाहिर सी बात है, किसी देश में जहां पर भी सिख बसते हैं, तो भारत में यदि ले लें तो भारत में सिख जीवन जीने का तरीका है या समाज का एक अंग है। वो किसी भी गांव में रह सकते हैं, किसी भी शहर में रह सकते हैं, उनकी भागीदारी सभी समाज में होती है क्योंकि भारत के वो आम नागरिक है और सिखों को लेकर भारत की समझ बहुत स्पष्ट है। लेकिन वहीं पर आप जब अमेरिका में देखेंगे, जो 2001 में जो आतंकी हमले हुए थे उसके बाद सिखों को अपनी पगड़ी जो है वो न केवल भगवा कलर, जैसे सिख समुदाय किसी भी कलर की पगड़ी लगाते हैं तो वो अपने शौक के हिसाब से या फैशन के हिसाब से पगड़ी का कलर बदल लेते हैं। लेकिन वहीं पर 2001 के बाद ये देखने में आया कि न केवल भगवा जो कलर है उस कलर की पगड़ी को लगाया गया, लेकिन सिख समुदाय के द्वारा एक अपील भी जारी की गई कि हमारी जो पगड़ी का कलर है वो यह कलर है और यह कलर जो है वो मुस्लिमों से अलग करता है।
जाहिर सी बात है कि जो दाढ़ी है या जो मूंछ है या जो रहने का तरीका है पारंपरिक तौर पर सिख समुदाय का, उसको देखते हुए हमला किया गया अमेरिका के कई शहरों में, और इसको हमने बार बार देखा, ऐसी कई घटनाएं आई। लेकिन वहीं पर दूसरी बात यह भी है कि आप देखिए, यह कहानी का एक पहलू हो सकता है, यह घटनाओं का एक पहलू हो सकता है, लेकिन जो दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू यह भी है कि जो कनाडा है, जो अमेरिका है या जो ब्रिटेन है, वहां पर खालिस्तान का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। और यहाँ तक कि जो ब्रिटेन, जो कनाडा के रक्षा मंत्री थे हरदीप जी जी सज्जन, उन पर अमरिंदर सिंह ने सीधा हमला ही बोला था और उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। कई जो कुछ एक बार जो कनाडा के राष्ट्रपति के साथ जो डेलीगेशन आया था, उनकी कुछ मंत्रियों से मिलने से अमरिंदर सिंह ने इनकार कर दिया था। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो वाशिंगटन में 2002 में एक जो खालिस्तान के स्वयंभू राष्ट्रपति औलख ने वहां पर यह अपील जारी की थी कि भारत में हिंदुओं पर हमले किए जाने चाहिए। तो और यही नहीं, अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन की कई गुरुद्वारों में जो भारत के पक्ष वाले लोग हैं और जो भारत विरोधी लोग हैं, उनके बीच हमने झड़प की, और इवन एक डेटा से संबंधित एक आदमी को निशाना भी बनाया गया था। तो ये जो सारी की सारी चीजें मिलती है, और हम न केवल रंगभेद तो अपनी जगह है, ये अमेरिका ब्रिटेन में वो अपने आप को रंगभेद के लिहाज से जो काले या जो सांवले हैं उनको टारगेट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इससे इनकार भी किया जाना चाहिए। ब्रह्मदीप जी, अगर हम ज्यादा पीछे अगर हम ज्यादा ब्रह्मदीप जी पीछे ना जाए तो अभी पिछले महीने ही 23 सितंबर 2022 को भी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। हालांकि मैं तो कहूंगी 10 दिन भी नहीं बीते कि उसके बाद हम देखते हैं कि वहां का जो एक पार्क है, एक हिंदू ग्रंथ के नाम पर बना एक जो पार्क है, वहां पर उसे निशाना बनाया गया, वहां पर उसे वेंडलाइज करने की कोशिश की गई, गांधी प्रतिमा को जो है वेंडलाइज करने की कोशिश की जाती है। भारत की ओर से हम देखते हैं MEA की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी जाती है, लेकिन फिर भी सिचुएशन जस की तस रहती है। और जब वहां की बात करते हैं, वहां पर भी लोगों को आगाह किया जाता है, वहां पर भी बार बार ऐसी अपील की जाती है, वहां का जो एक मंत्रालय है, वहां से भी एक स्ट्रिक्टनेस जो है वो दिखाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं वहां पर जो एक हेट क्राइम यानी नफरत के चलते जो अपराध जैसी कई चीजों का सामना भारतीय लगातार कर रहे हैं। और इन सब घटनाओं को देखें तो फिर वहां की जो अथॉरिटी जो जीरो टॉलरेंस की बात अक्सर कहती रहती है, उनके दावे भी खोखले ही नजर आते हैं। यहां पर कनाडा के संदर्भ में ये क्वेश्चन किया आपसे। देखिए, ये जो कनाडा है वो यूरोप में भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनका एक अड्डा बन गया है। कनाडा को खासकर आप ले लें, यह कैसे हो सकता है कि किसी देश की जो पृथकतावादी ताकतें हैं वो विदेश में जाकर रेफरेंडम पर बात करें, वो खालिस्तान पर बात करें, और वहां पर होता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को देख लें आप, या कि आप दशमेश जैसे संगठनों को देख लें। ये संगठन न केवल काम करते हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल तौर पर भी उनको समर्थन होता है, कनाडा की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन होता है, क्योंकि जो कनाडा है वो सिखों का दूसरा घर कहा जाने लगा है। और वहां पर दो प्रकार के लोग, खालिस्तानी समर्थक है और एक वो सिख है जो खालिस्तान के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, जो खालिस्तान का विरोध करते हैं। तो जो खालिस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान के प्रश्रय पर इस प्रकार से उन लोगों को परेशान करते हैं। जो अमेरिका वाला यह जो अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हो सकता है इसकी भी संभावना है कि जो खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं उन्होंने उनको टारगेट किया, इससे इनका, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई है। तो खालिस्तान जो समर्थक लोग हैं वो विदेशों में भारत को टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, भारत को टारगेट करने के तरीके भी आप 15 अगस्त को देख लें कि 15 अगस्त को जब भारत का स्वतंत्रता दिवस जो भारतीय समुदाय है विदेश में रहने वाले वो अच्छे से मनाते हैं, तो वहीं पर पाकिस्तान को है वो खालिस्तानियों के से मिलकर काले झंडे दिखाते हैं, कश्मीर को लेकर प्रदर्शन करते हैं, भारत विरोधी प्रदर्शन करते हैं, और इसमें खालिस्तान जो है वो आगे होता है। वहीं पर आप ननकाना साहब को देख लें, या जो पाकिस्तान में आने वाले सिख समुदाय के लोग हैं, तो पाकिस्तान एक तरफ तो यह बताता है कि वो सिख समुदाय के लोगों की धार्मिक प्रतिमाओं का सम्मान कर रहा है या गुरुद्वारों का सम्मान कर रहा है, लेकिन वहीं पर जब सिख समुदाय आता है वहां पर,
तो ननकाना साहब के आसपास जो खालिस्तान को लेकर या जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो घटना हुई थी भारत में, उसके चित्रों को चिपकाया जाता है, उनको बाकायदा शहीद की तरह उसमें मरने वाले जो भिंडरावाले हैं ऐसे लोगों को शहीद के तौर पर निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो खालिस्तान की जो भावना है उसका उभार कैसे दे, इसके लिए पाकिस्तान निरंतर काम कर रहा है। और दुर्भाग्य इस बात का भी है कि जो लश्कर ए तौयबा संगठन है, जो हिजबुल मुजाहिदीन संगठन है, लाहौर में है या जो कराची में जो है, वो बाकायदा जो खालिस्तानी है उनको सिख भाई करके एक पदवी देते हैं, मतलब उनके लिए दरवाजे खुले रखे। कई जो खालिस्तानी जो नेता है वो अभी भी पाकिस्तान में प्रश्रय पा रहे हैं, तो वो जो खालिस्तानी नेता पाकिस्तान में प्रश्रय पा रहे हैं उनके लिए कनाडा एक अपना घर बन गया। और भारत के लिए ये चिंता का विषय रहा है, जिस पर भारतीय सरकारें मुखर होकर बोली भी है, जिसमें खासतौर पर मैं पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने बार बार भारत को यह आगाह किया, पिछले दिनों किसान आंदोलन में भी ले ले आप कि इसको जल्दी शांत कीजिए क्योंकि इससे खालिस्तान को प्रश्रय मिल सकता है। और आप देखिए उनके दौर में एक बात और सामने आई थी कि कई हिंदू नेताओं को टारगेट किया गया था, जिसमें आईएसआई ने खालिस्तान से मिलकर हिंदू नेताओं को इसलिए टारगेट किया था कि जिससे कि पाकिस्तान का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाए, पंजाब क्षमा चाहूंगा, पंजाब का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाए। तो अब वहीं आप देख लीजिए कि जिस सुरक्षा को लेकर भारत में चिंता होती थी, अब वहीं पर यह जो माहौल है कनाडा में बिगड़ रहा है, अमेरिका में बिगड़ रहा है, ब्रिटेन में बिगड़ रहा है। और यह जो माहौल है, ये जो विविधता है, अभी तक भारतीय समुदाय में यह दिक्कत नहीं थी कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप भारतीय, या यह इनफ होता था, यह पर्याप्त होता था। लेकिन अब जो चीजें ऊपर ये धीरे धीरे कि भारतीय समुदाय में डिफरेंसेस पैदा होने लगा है, और यही जो है यह भारत के लिए नई चुनौती बन गया है। जी जी। सोशल मीडिया की भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं कि अफवाहें तो वहां से भी उड़ती हैं? देखिए, सोशल मीडिया तो एक दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन गया है। और अभी जो जी ब्रिटेन में जो मंदिरों पर हमले हुए थे पिछले दिनों, हमने देखा भी कि उन मंदिरों के हमलों में किसी चीज का जो भूमिका थी वो सोशल मीडिया की भूमिका थी, व्हाट्सएप की भूमिका थी, या फेसबुक की भूमिका थी। तो सोशल मीडिया में जिस प्रकार से जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार का एक तरीका ये हो गया है कि उससे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न होने लगा है लोगों में। अभी तक क्या होता था कि जब तक सोशल मीडिया नहीं था तो जो यूथ है या जो लोग थे उनके सामने नॉलेज का कोई एक जो चीजें सामने आती थी वो किताबें आती थी या न्यूज़पेपर आते थे, जहां पर किताब ताल्लुक भी बुद्धिजीवियों का होता है और न्यूज़पेपर में लिखने वाले जो लोग होते हैं उसमें अधिकांश जो बुद्धिजीवी होते हैं। तो ये ऐसी चीजें उभर कर नहीं आती थी, लेकिन सोशल मीडिया जब से आया है तो उसका बुद्धिजीवियों से कोई सरोकार नहीं है। और सोशल मीडिया का आप उपयोग भी कर सकते हैं, आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन भारत को ले ले या दक्षिण एशिया के तौर पर ले ले तो यहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का कारण बन गया। आप चाहे बांग्लादेश में ले ले, जहां पर पिछले साल दुर्गा पूजा पे व्यापक हमले हुए थे, जहां पर यह प्रचार किया गया था कि कुरान जगह रख गया है और उस पर व्हाट्सएप सोशल मीडिया की जगह दुष्प्रचार किया गया था। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, भारत में भी ऐसा होता है ये चीज, और अब भी विदेश में भी होने लगा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रह्मदीप जी यहाँ पे रुक रहे हैं, कॉलर भी हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ब्रेक के बाद उन्हें भी सुनेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करेंगे। आर इंडियंस अ टारगेट, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप लूने जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत करेंगे। एक और ब्रह्मदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए सबसे पहले उनको सुन लेते हैं, आज के इस विषय पर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी, मैं आज के विषय में कुछ गलत फहमियां हैं वो दूर करने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। देखिए, अमेरिका में जो हिंदुस्तानियों के साथ होता है वो बड़े स्पेसिफिक इंसिडेंसेस होते हैं, वो आम नहीं हैं, और जो होते भी हैं वो ज्यादातर हिंदुस्तानी ही करते हैं। अब देखिए, कैलिफोर्निया एक मेल्टिंग पॉट है जहां पे हर समुदाय का आदमी, हर
देश का आदमी यहाँ रहता है और वो काम में इतना मसरूफ है कि वो एक दूसरे को ध्यान ही नहीं देता। आप वेल ऑयल्ड मशीन की तरह आप काम करते चले जाइएगा, आपको तरक्की मिलती जाती है, आपको असिमिलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। दिक्कत आती है जब आप रेजिस्टेंस पैदा करते हैं या ओवर रेजिस्टेंस पैदा होती है, तब आती है। देखिए, एक मिसाल है कि जब बाढ़ आती है तो बड़ी घास जो है वो बेंड करके जमीन के साथ लेट जाती है, बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है, वो हरी भरी होकर फिर खड़ी हो जाती है और दरख्त जो है वो बाढ़ के अंदर टूट जाता है, वो स्टिफ होता है, वो अकड़ा रहता है। अब जो कैलिफोर्निया में हुआ लेटली, उसका अभी पता नहीं लगा कि क्यों किया है, वो तफ्तीश चल रही है। इससे पहले एक हमारे यहाँ ट्रांसिट एजेंसी ऑफिस में एक गोरे ने कोई 23-24 आदमियों का कत्ल किया और वो वजह ये है कि यहाँ पे गन्स फ्रीली अवेलेबल हैं और कोई एक सिरफरा एक ऐसा होता है जो किसी वजह से नाराज हो जाता है कि भाई सहमत नहीं है कि उसने गलती की है या नहीं की, वो गुस्से में आके बदले की भावना करता है और फिर अपने आप को मारता भी है। ओके, ठीक। अब सवाल ये है कि देखिए, बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, हमारे फ्रीमॉन्ट एरिया में मंदिर है, वहां पे किसी ने ग्राफिटी लगाई और गोश्त फेंक दिया। ओके। और वहां के पुजारी साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल पैदा की। उन्होंने सारा क्लीन अप कराया, जहां जहां ग्राफिटी हुई थी उसको क्लीन अप करा के और पुलिस के हाथ में केस दे दिया और बोला ये सब शांति में रहो आप, ये पुलिस का मामला है, वो अपने आप हैंडल करेगी। तो अब जिन्होंने ये किया था शरारती, वो उसी इलाके के कुछ युवा लोग थे, उन्होंने एक शरारत करके किया था, नफरत करके नहीं किया था। उनके लिए वो शरारत थी, वो पकड़े गए और उन्होंने कबूल किया कि हमने ऐसा किया। उनको, क्योंकि वो छोटी उम्र के थे, उनको छोटी सी सजा जो जैसी मुनासिब कानून की होती है वो दी और चले गए। और मंदिर वालों ने भी उस केस को परस्यू नहीं किया। मैं ये कहता हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं 30-35 साल से यहाँ रह रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्विस भी की है और अच्छे पॉलिटिकली कनेक्टेड भी हूँ। ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहीं देखा जहाँ पे मेरे साथ कहीं व्यवहार पैदा किया हो। मेरी नेबरहुड बहुत अच्छी है, नेबरहुड के साथ मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे किसी किस्म की तकलीफ है या कोई जरूरत है, मैं नेबरहुड को कहता हूँ, वो पूरी करते हैं। आलूवालिया जी, आई एम सॉरी, हाँ, मैं आई गॉट यू, मैं आपको समझ गई, लेकिन इन बिटवीन आपने कहा कि ये जो घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय ही भारतीयों को इस तरीके से परेशान करता है। मतलब मैं इसे थोड़ा सा आपकी ओर से जानना चाहूंगी, दिस इज एक्चुअली यू वांट टू से कि ये उन्हीं की वजह से ही होता है? क्योंकि अगर मैं हालिया घटनाओं की बात कर रही हूँ, कुछ वीडियोस भी सामने आए सर, जिसमें हमने देखा कि बंदूक की नोक पर जिस आरोपी का नाम बताया जाता है कि ही इज अ क्रिमिनल, और काफी मामले उस पर ऑलरेडी दर्ज भी हैं। मैनुअल साल के जो मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ, जी जी, आप ये एक स्पेसिफिक केस की बात कर रही हैं। यहाँ पे वो क्रिमिनल भारतीय नहीं है, वो यहीं का बाशिंदा है। लेकिन आप मिसाल के तौर पे देखिए फिलीपींस, वहां पे मनी लेंडर सारे पंजाबी हैं और वो पंजाबी ही एक दूसरे को मारते हैं, वो फिलिपिनो लोग नहीं मारते, उन्हें पंजाबी ही मारते हैं। क्यों? कि मेरा बिजनेस तुम्हारे बिजनेस से अच्छा क्यों है? वहां पे आप क्या कहेंगे? ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये कुछ हिस्से अभी, इससे पहले एक और फ्रेजरो में केस हुआ था सर, फिर ह्यूमन राइट्स कहाँ पे हैं यहाँ पर? एक साहब ने अपनी बहू को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे से तलाक लेना, अपने उसके बेटे से तलाक लेना चाहती थी। तो ये तो भारतीय ही हो गए ना बीच में।
तो ठीक ये है। मेरी नहीं सर, कुछ हेट क्राइम्स भी हम उनको हम नकार नहीं सकते आलूवालिया सर। अब कुछ ऐसे हेट क्राइम भी, कितने कितने वीडियोस यहाँ पर सामने आए जब वहीं के लोग ही भारतीयों को किस तरीके से निशाना बना रहे हैं, किस तरीके से हेट स्पीच दे रहे हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे भी तो नकार नहीं सकते ना, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। नहीं नकार सकते। कुछ ऐसे मैंने आपको पहले कहा, बिकॉज दिस इज जस्ट सेंसलेस। देखिए कुछ सिरफिरे ऐसे हैं, तबका है जो बोलता है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हम ऐसा उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, वो झगड़ा बढ़ेगा। अब आप बताइए हिंदुस्तान में कितने विदेशी लोग आके रह सकते हैं? अच्छा यहाँ इतना हो रहा है, उसके बाद तभी मैंने सर कहा बड़ा स्वाभाविक सा है। लेके आते हैं। ठीक ठीक ठीक, हाँ तभी मैंने नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने शुरुआत में यही कहा था कि सर यहाँ के लोग भी विदेश में क्यों जाते हैं, उनकी तो यही मानसिकता है ना कि दे आर सेफ देयर, बट एक्चुअली दे आर नॉट देयर। वो है सेफ है, आबोहवा अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, नौकरी बंदोबस्त हो जाता है, एजुकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे जी। बट हिंदुस्तान बट इफ दिस इज विद यू, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है सर, हम कुछ कहते हैं ना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम पूरी सिचुएशन को एक तरीके से नहीं देख सकते हैं, बिकॉज कुछ भारतीय विरोधी ताकतें भी हैं वहां पर मौजूद जो इन घटनाओं को अंजाम देती हैं, लेकिन कुछ और भी इससे इतर है वहां पर जिससे ये स्थितियां बिगड़ रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ जी, ये छुटपुट घटनाओं की वजह से आप पूरे मुल्क को या समुदाय को बदनाम ना करें। बट सर दिस इज टोटली अ मर्डर केस ना, हम वी कैन नॉट डिनाई दैट। हाँ जी, और ये पहला केस तो है नहीं सर, और ये पहला केस तो है नहीं। उसने सिरफिरे ने आगे 23 आदमी मार दिए। अब ये भी एक आइसोलेटेड केस है ना, इतने बड़े अमेरिका में इतनी पॉपुलेशन में क्या ये रोजमर्रा होते हैं? नहीं। बट नॉट द वन केस ओनली, हम सिर्फ इस केस को काउंट नहीं कर रहे सर, हम बाकी केसेस को भी काउंट जरूर करना यहाँ पर चाहते हैं। सर अहलुवालिया सर, मैंने आपको सुना, थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए भी, क्योंकि समय कम है तो मैं यहाँ पर एक जो सवाल है, एक लास्ट जो सवाल है वो यहाँ पर लेना चाहूंगी ब्रह्मदीप जी से कि भारतीय उच्चायोग के एक्शन पर आप क्या कहेंगे? इन तमाम होती घटना चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे कनाडा की हो या फिर अमेरिका की हो, किस तरीके के एक्शन सब कड़े लेने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक आह्वान, सिर्फ एक चुनौतियां दी जाती हैं? देखिए भारतीय उच्चायोग जो है वो प्रतिक्रिया कड़ी जरूर दे सकता है, लेकिन वो वहां की गवर्नमेंट से अपील कर सकता है भारतीय समुदाय की सुरक्षा की, क्योंकि भारतीय हम लोग जो भारतीय यहूदी नहीं है कि 2-4 या जैसे इजराइल के जो लोग हैं वो बहुत कम संख्या में बसे हुए होते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का कह दिया जाए, क्योंकि अमेरिका के कई इलाकों के लोग हैं, अमेरिका के कई बाजार भारतीयों के नाम पर है, ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। तो इसको तौर पर देखने की आवश्यकता है, और यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि जो भारतीय समुदाय उसमें कोई डिफरेंसेस पैदा तो नहीं हो रहे, जैसा देखने में आया है कि जो भारतीय मुसलमान या भारतीय जो सिख बीच डिफरेंसेस है, तो भारतीय समुदाय जितना यूनिटी से विदेशों में रहेगा उतनी ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और ये देखना पड़ेगा कि जो भारतीय समुदाय है वो अपनी एकता को न केवल प्रदर्शित करे, लेकिन यदि ऐसी चीजें होती है तो सभी मिलकर उसका विरोध प्रदर्शन भी करे। यही कारण है जो भारत में जो डिफरेंसेस पैदा हुए उसका जो फायदा है वो विदेशी एजेंसियां ले रही है, और यही कारण है कि भारत के प्रति जो अपराध है वो निरंतर बढ़ रहा है। जी हालांकि समय काफी कम था, हालांकि मैं कनाडा के जो जनमत संग्रह की बात यहां पर करना चाहती थी, उस पर भी आपसे एक जाते जाते एक टिप्पणी आपसे मैं जरूर लूंगी, क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका समर्थन भी पूरी तरीके से करते हैं। अगर हम कनाडा में पंजाब को अलग राज्य बनाने के जनमत संग्रह जो अभी हाल ही में करवाया गया है, उस मामले को देखें, उस रेफरेंडम को देखें, तो ये आपको कितना गंभीर लगता है? देखिए कनाडा को लेकर तो भारत की जो सरकार है, अभी तक भारत की जो सरकार है वो चेक एंड बैलेंस पर चलती रही है, नियंत्रण और संतुलन पर। लेकिन अब जैसे रेफरेंडम हो रहे हैं या जो खालिस्तानी वहां पर जिस प्रकार से भारत विरोधी काम कर रहे हैं, तो भारत की सरकार को सख्त होना चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़े तो वहां से वैदेशिक संबंध भंग करना चाहिए, क्योंकि कनाडा को लेकर यदि सख्त होंगे तो पूरी दुनिया में यह संदेश आएगा कि भारतीय सरकार जी डेफिनेटली
नहीं उठाया गया है और इस संबंध में भारत की सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रह्मदीप जी। समय कम होने की वजह से हालांकि इस को मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जान पाई हूं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि भारत में देखिए कई हेट क्राइम्स हो रहे हैं लगातार और भारत सरकार उन मामलों में अभी तक कुछ कर नहीं रही है। जिस तरीके से अहलूवालिया जी की बात कुछ हद तक सही भी थी कि उन मामलों में अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है, तो विदेश में इन घटनाओं के पीछे एक नैरेटिव क्या है, उस मकसद को आज जानने की जरूरत है। ब्रह्मदीप जी का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी सर, इस पूरी चर्चा पर एक जो है लाइट डालने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, अपना समय हमारे साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। सो आज के स्ट्रेट टॉक में सिर्फ इतना ही। जो जिंदगी के बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।